बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एफपीएससी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2016 का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने इसके सेक्शन बी के तमाम क्वेश्चंस बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चंस थे और हमने तमाम के तमाम डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3A, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारे पास स्लाइड चेंज के साथ आया है क्योंकि 2014 का जो फर्स्ट पेपर है ना उसमें नाइट्रोजन की एमओटी डायग्राम जो है वो पूछी गई थी और उसका पैरामैग्नेटिक या जो भी आप कह सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछा गया। तो ये मींस कि आपको यानी एमओटी का अब आपने तैयारी कर ली है। ठीक है, अब एमओटी में वो आपको कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करें, फ्लोरीन का करें, ठीक है, इसी तरह हीलियम का कर लें, किसी का भी कर लें। ठीक है, तो अब इसमें आपने ये नहीं कहना कि पिछले पेपर्स में तो जी ऑक्सीजन का नहीं आया या फ्लोरीन का नहीं आया, ऐसे नहीं। मतलब अगर एक एमओटी डायग्राम आ गई है और उसको कैसे अटैम्प्ट करना है वो आपको बता दिया तो आप किसी को भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से ऑक्सीजन की एमओटी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आप 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे और इसकी जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो हम कर लेंगे। मींस कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1s2 2s2। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में हो जाएंगे और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने इसको फिल कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एमओटी डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपने एनर्जी लाइन ड्रॉ कर दी। ये एनर्जी लाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, लेकिन आपने नहीं मिस करनी। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से एग्जामिनर जो है जो चेकिंग करता है एग्जाम पेपर की तो वो उसमें मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। तो आपने ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों साइड पे लिखने हैं। एक दरमियान में हम कॉलम ड्रॉ करेंगे ना इस तरीके से, तो उसके दोनों साइड पे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऊपर लिखना है, दरमियान में आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखना है। अब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हो तो साथ ऑक्सीजन एटम्स दोनों तरफ लिखें और दरमियान में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी लिखें। फिर आपने पूरी की पूरी एमओटी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब इसमें क्या करना है आपने कि जो फर्स्ट शेल है ना उसको हम ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ वैलेंस शेल को ड्रॉ करते हैं 2s से लेकर। ठीक है, तो उसको ही आपने ड्रॉ करना है। और जो आपके पास बेसिकली ये जो डायग्राम है उसमें क्या डिफरेंस है, इस पॉइंट पे डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर 7 तक जो एटॉमिक नंबर्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ये सारे, ठीक है, इनके लिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, या नाइट्रोजन है, ठीक है, 7 नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर है, उनके लिए एमओटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए 2px हायर होगा, 2px ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पर 2px होगा। ठीक है, और ये py 2px 2py और 2pz नीचे होंगे। ठीक है, ये इनके लिए होगा, 1 से 7 तक के लिए होगा। लेकिन अगर हम 8 पर चले जाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 8 है यानी ऑक्सीजन, या 9 है यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए हमने जब ड्रॉ करना है तो 2px लोअर होगा। ठीक है, ये नॉर्मल जो अपनी फॉर्म में होता है उसमें होगा। ठीक है, यानी डिस्टॉर्शन कहाँ पर आई हुई है, 1 से 7 तक एटॉमिक नंबर्स हैं उनके लिए डिस्टॉर्शन आई हुई है और ये डिस्टॉर्ट होके जो है वो हायर एनर्जी चला जाता है, इधर चला जाता है। ठीक है, ऊपर चला जाता है और 2py और 2pz जो है, पाई 2py पाई 2pz जो है वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अगर हम चेक करेंगे तो जब एग्जामिनर देखेगा कि इन्होंने स्टूडेंट ने जो है वो यहाँ पर ये सीक्वेंस सही ड्रॉ किया हुआ है तो ही वो आपका क्वेश्चन चेक करेगा। अगर वो देखेगा ये सीक्वेंस ही गलत हुआ है, ठीक है, तो वो पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो आपने इस पर ज़रूर फोकस करना है कि आप क्या ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है उसके लिए सिग्मा 2px नॉर्मल है, लोअर होगा, और बाकी सब पाई 2py पाई 2pz अपनी अपनी पोजीशंस पर होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन जल्दी फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब एक साइड पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी साइड पे भी 1 2 3 4 5 6
ठीक है। ये 2 तो हमने ड्रॉ नहीं करने, 6 ड्रॉ करने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। और अब हमने ये 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए हैं हमारे पास, और वो हमने इधर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ड्रॉ करने हैं। तो ये सबसे नीचे ये फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है दोनों, ये फिफ्थ लेवल पर हैं और ये लास्ट लेवल पर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फिल होता है लास्ट में हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम ज़रा रेस कर लेते हैं और 6 to the 12 यानी 1 2, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को देखिएगा, 1 2 3 और 4, फिर ये 5 और 6। अब जब पाइज को करेंगे ना तो यूँ नहीं करना, ऐसे और ऐसे दोनों को इकट्ठा नहीं कर लेना, ठीक है। एक को पूरा करेंगे फिर आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो डीजनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं उनको पहले सिंगली फिल करते हैं और उसके बाद डबली फिल करते हैं। तो हमने 6 फिल कर लिए, 7 8, अब पेयर अप कर दें 9 10, और अब ऊपर जाएं 11 एंड 12। अब ये दोनों, अब देखें लास्ट फील्ड कौन सा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास है, लास्ट फील्ड दिस वन, यानी फर्स्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला है और लास्ट फील्ड पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जी है, ठीक है। ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी वाई ही लिख दिया, एक जी है, ठीक है। तो आपने देखना है कि इसमें लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में है या अनपेयर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड फॉर्म में, इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसको फिल कर लेना था, ये मैंने वैसे गलती से रिमूव कर दिया, आपने रिमूव नहीं करना। नेक्स्ट आपने इसको पूरा इस तरह से प्रॉपर फिल करके फिर आपने नेक्स्ट जो है वो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपने इसमें देख लेना है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप बेशक इसको स्किप कर दें, ठीक है। 2s वाले लेवल को भी स्किप कर दें। आप देखें कि जो 2p वाले लेवल हैं उसमें जो लोअर एनर्जी लेवल्स हैं और जो हाई एनर्जी लेवल्स हैं उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो लोअर है उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो ऊपर हैं उनको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 हैं, तो 6 - 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें पहले फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 और ये 2 आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पर ऑक्सीजन यूँ करके ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपने बता दिया कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच हुआ हुआ है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है। ये आपने लिखना है। देन आपने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है, और वो क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये वाली लाइन ही नहीं लिखते, उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस जगह पर देख रहे हैं, ठीक है। तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देख रहे हैं, और जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। और अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसमें के लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरह लिखनी होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या जो भी वो दूसरा मॉलिक्यूल दिया होगा, दैट मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अगेन यहाँ पर देख लें कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें हमने यहाँ नीचे से देखना शुरू करना है। ये फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अब ये लास्ट वाला नहीं होगा, लास्ट फील्ड वाला देखना है, वो तो एम्प्टी है, लास्ट फील्ड दिस वन है, ठीक है। तो आई होप सो आप सबको ये वाला बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है, जब आपने ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दी तो 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन और क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर वो याद है तो लिखते हैं, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग 120 ग्राम्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद 52 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये स्टोक्यो का जो है न्यूमेरिकल है, मैंने पर्पल में शो किया हुआ है। इट मीन्स कि स्टोक्यो के न्यूमेरिकल्स हमने पीछे बहुत ढेर सारे पेपर्स में, बल्कि हर पेपर में स्टोक्यो का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो बेसिकली देखें इसमें क्या मसला है कि इसमें आपको इक्वेशन नहीं दी हुई, ठीक है।
नहीं बल्कि दी हुई है। तो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, अगर इक्वेशन नहीं दी हुई तो फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है इक्वेशन दे दी जाती है। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है और आप देखें कि क्या पूछा जा रहा है, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, इसका मास पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसके 120 ग्राम्स जो है वो इसके 52 ग्राम्स के साथ मिल रहे हैं और इसका कितना मास बन रहा है। तो ये एक ही पार्ट है ना, तो इस वजह से शॉर्ट जो है इसका आ रहा है। अगर ये आपको और लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह भी पूछा हो तो ये 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अभी ये 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करना है। ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो आपको रिएक्टेंट्स के मैसेज गिवन हैं उनके मोलर मैसेज कैलकुलेट करने हैं और उनके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मोलर मास ऑफ AgNO3, ठीक है, मोल्स ऑफ AgNO3। अब ये मैंने सब ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले और एग्जामिनर को भी पता चले कि मैं किसके मोल्स फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl एंड मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, दोनों के मोल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों रिएक्टेंट्स के साथ बारी बारी उसके मोल्स को जो है वो कंपेयर करेंगे, ठीक है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन 1 मोल ऑफ AgNO3 1 मोल ऑफ AgCl बना रहे हैं और 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ AgCl बना रहे हैं, ठीक है। तो इनके अपने अपने मोल्स जो हैं वो लिख लेंगे। अगर इसका 0.706 मोल्स होंगे तो वो भी इतना ही बनाएगा और इसके 0.889 मोल्स हैं तो वो भी इसके AgCl के इतने ही मोल्स बनाने वाला है, ठीक है। अब हमने देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के, यानी दिस इज द प्रोडक्ट के जो लेस नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ये हमारे पास कौन बना रहा है, सिल्वर नाइट्रेट इज मेकिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम यहाँ प्रॉपरली लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को एज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा करें, कुछ स्टूडेंट्स बस सिंपल लिख देते हैं AgNO3 लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, इस तरह नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू, तो अब हम सिंपल मोलर मास ऑफ AgCl फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर मास ऑफ AgCl प्रोड्यूस फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स इनटू मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 101.311 ग्राम्स, ओके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी था, सिंपल कैलकुलेशन करनी थी और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले भी आप कर चुके हैं और इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स में भी इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट यूजिंग SI यूनिट्स। अभी जो हमारे पास होता है ना आइडियल गैस कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट होता है R, ठीक है। तो उसके यूनिट्स आपने 3 यूनिट्स कैलकुलेट करने सीखे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे और एक सिंपल अदर यूनिट्स में और एक सिस्टम इंटरनेशनल में, ठीक है। तो अब इन्होंने आपसे मोस्टली STP या SI पे ही पूछा जाता है, ठीक है, बाकी इसमें कन्वर्जन हुई थी, यूनिट्स की कन्वर्जन हुई हुई थी, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर SI यूनिट्स के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो डिराइव कर लेते हैं। तो सिंपल ये जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है ये 3 लॉज से डिराइव होती है। तो हमने भी यही बताना है कि द आइडियल गैस इक्वेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। देखें कितना ईजी है। अब तीनों की इक्वेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली हैं वो हमने लिख देनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और बाकी जो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर होंगे वो कांस्टेंट होंगे। टोटल होती ही 4 चीज़ें ना, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो 2 के दरम्यान में रिलेशनशिप बताएंगे और बाकी 2 को कांस्टेंट रख देंगे। जैसे चार्ल्स लॉ है उसमें वो क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और फिर अब क्या चीज़ बच गई, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर इज कांस्टेंट। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा एवोगैड्रोस लॉ में कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बाकी दोनों क्या वेरिएबल्स रह गए थे हमारे पास, प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये ज़रूर लिखना है आपने। फिर अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को करेंगे कंबाइन, ठीक है, और n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है,
इसलिए हम इनको कंबाइन कर लिया, यानी तीनों गैसेस का हमने तीनों को हमने कंबाइन किस तरह से कर लिया कि इन तीनों के लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम था और राइट हैंड साइड पे प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर जो है वो डिनोमिनेटर में है और टेम्परेचर और जो है नंबर ऑफ मोल्स नंबरेटर में है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसका जो है वो इक्वलिटी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो साथ इक्वल और कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट हमने लगाया आर, दैट इज जर्नल गैस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं और आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और यहाँ पर आर जो है वो हमारे पास गैस कांस्टेंट है जिसको हम जर्नल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट में आपने बता देना है कि अगर तो हम 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं तो n तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, तो उसमें हम अगर आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड पे रख लें और बाकी सब वेरिएबल्स को दूसरी तरफ कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा पी वी ओवर टी इज इक्वल्स टू आर। एंड 2 डिफरेंट कंडीशंस पर हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन पे हम P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू आर कर सकते हैं और सेकेंड कंडीशन में P2 V2 ओवर T2 कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों आर की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रेशर P1 है, उससे रिलेटेड उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा, तो उनको अगर हम आपस में प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर से डिवाइड करें तो उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी आइडियल गैस के लिए। ठीक है, और फिर हम अगर इसकी कंडीशंस को चेंज करते हैं, मीन्स कि अगर हम वही बात है प्रेशर को बढ़ा देंगे, ठीक है, प्रेशर को अगर इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले भी अगर 100 आ रही थी तो अब भी 100 ही आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी उसी तरीके से डिक्रीज होकर उसको इक्वलाइज कर देती है उसके इफेक्ट को, और वो हमारे पास जो कांस्टेंट है, ठीक है, पी वी ओवर टी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है वैल्यू। ओके, तो यहाँ हमने इसको डिराइव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास हमने आर की एसआई यूनिट्स में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन एसआई यूनिट्स द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि आपने प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लगाएंगे और वॉल्यूम मीटर क्यूब में लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखें वॉल्यूम को अगर हम जो है सिंपल जो हमारे पास मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में लगा रहे हैं अगर, तो वो 0.0224 मीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको कैसे पता चली, यानी आपको वैसे पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, वो किसके इक्वल, कितना वॉल्यूम को बाय करती है, 22.414 डीएम क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो उसको 1000 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो ये वाला तो आपको हमेशा पता ही होगा ना, 1 मोल नॉर्मली कितना ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद जो भी आपको अगर सीएम क्यूब में करना है तो उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, एम क्यूब में करना है तो उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे पास हो जाएगा 0.0224 एम क्यूब। ठीक है, और प्रेशर जो है नॉर्मली हमें पता है कि 1 मोल एट नॉर्मली वो किसके इक्वल होता है, 1 ATM। ठीक है, तो 1 ATM को अगर हम न्यूटन पर मीटर में लिखें तो वो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर किसी स्टूडेंट को ये वैल्यू नहीं आती तो वो फिर ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप आर की जो तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको वॉल्यूम और प्रेशर का ही ख्याल रखना है कि आपने कौन सी वैल्यू कौन सी यूनिट्स में पुट कर रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ जो है मोल्स 1 ही रहेंगे और टेम्परेचर 273 केल्विन ही रहेगा, और आप इसको आर को पुट कर लेंगे, आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आर इक्वल्स टू वी पी ओवर एन टी। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.3143। ठीक है, तो अब ये देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था और यहाँ पर मीटर क्यूब था, तो यहाँ पर समझो कि 2 मीटर्स जो हैं वो इन 2 मीटर्स के साथ कट गए, 1 मीटर रह गया। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन रह गया, और खाली न्यूटन मीटर को जॉल भी कहते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास एंड पे जूल पर मोल पर केल्विन आ गया, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। और अगर आपको इतना पता हो कि इसको मैंने इतना अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम में सेम यही सवाल पूछा जाएगा और इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसा ही यूनिट में आर की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके 4 पार्ट्स थे। तो अब हमारे पास नहीं 3 पार्ट्स थे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4A, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एक्सप्रेशन फॉर अ जर्नल गैस जर्नल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी 2015 का जो सेकंड पेपर बहुत अच्छे से कर लिया, उसमें लॉन्ग में ये आया हुआ था, ठीक है। सेम देखें लॉन्ग में ये रिपीट हुआ था और इसमें भी आ गया और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में अब हमें किस चीज़ का वॉल्यूम और जो है वो मोलैरिटी दी जा रही है बेस की, यानी 25 cm³ ऑफ 0.12 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे विद 30 cm³ ऑफ HCl। अब HCl की मोलैरिटी नहीं दी, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए उन्होंने मोलैरिटी के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब ये बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यानी आपने M1V1 का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, M2V2, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है वो HCl रखते हैं और इसको NaOH रखते हैं, ठीक है, तो आपको बेसिकली M1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन्स कि जब आप M1 कैलकुलेट करेंगे वही जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। अब 2 चीज़ें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली हुई हैं, एक तो कंसंट्रेशन पूछी हुई है HCl की, जिसको आप M1 कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा आपको ने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, इस कंसंट्रेशन किसे कहते हैं और स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर कंसंट्रेशन कहते हैं मोलैरिटी को, और मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं मोल्स पर DM³ और स्ट्रेंथ होती है ग्राम्स पर DM³, ठीक है। मीन्स कि अगर जो भी मोलैरिटी आपके पास आ गई है, इसको अगर आप मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है, उसके यूनिट्स हो जाते हैं ग्राम्स पर DM³, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। तो ये सिंपल एसिड बेस का जो है वो क्वेश्चन था। ये मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर जो है इसमें ये चेक करना चाह रहा है कि स्टूडेंट को जो कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ का डिफरेंस पता है क्या या नहीं पता। उसको पता है कि कंसंट्रेशन जो है वो मोल्स पर DM³ होता है और स्ट्रेंथ ग्राम्स पर DM³ होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ये हमने इक्वेशन लिखी, बैलेंस इक्वेशन आप लिखिएगा, HCl NaOH, तो NaCl और वाटर बनाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के एक एक ही हैं, N1 भी 1 है और N2 भी 1 है। और मोलैरिटी देखें HCl की नहीं गिवन, वो फाइंड आउट करनी है, और मोलैरिटी ऑफ NaOH जो है वो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन्होंने इसमें बाय मिस्टेक ही ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट है HCl के लिए 1 यूज़ हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें सब जो है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पता है, सिर्फ M1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें HCl और रेशियो NaOH, और हमने इसमें से M1 फाइंड आउट कर लिया, तो ये मोलैरिटी ऑफ HCl सोल्यूशन 0.1 आ गई है। दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। और अब हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन इज मोलैरिटी इनटू मोलर मास। स्ट्रेंथ ऑफ द HCl सोल्यूशन मोलैरिटी 0.1 लिख दी और मोलर मास ऑफ HCl लिख दिया 36.5। तो ये हमारे पास देखें यूनिट्स आ गए ग्राम्स पर DM³, ठीक है। तो आप इनके यूनिट्स देख सकते हैं कि मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं मोल्स पर DM³, ठीक है, और मोलर मास के होते हैं ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो मोल मोल से कट जाता है, तो आपके पास ग्राम्स पर DM³ जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स यहाँ पर उन्होंने पूछे हुए हैं, तो हमने इसको ना एज इट इज़ हम इसको क्वेश्चन को कर चुके हैं। ये रिपीट हुआ है 2015 का सेकेंड पेपर में, ठीक है। तो उसमें हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, और एक नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है स्टूडेंट्स के बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं आता, बहुत बार चीज़ें रिपीट होती हैं। तो बेसिकली आपने जो भी न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन करना है वो आपने बहुत दिल से समझ के अच्छे से और फिर उसको याद कर लेना है कि बस ठीक है ये आएगा तो यही पॉइंट्स 2-4 लिखने हैं, ठीक है, इस तरह करके।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5th ए, ठीक है, ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइंड मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, और देखिए मोलैलिटी को मैंने ब्लू में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मोलैलिटी जो है वो ऑलरेडी एज इट इज़ 2013 के क्वेश्चन पेपर में इसी तरह डिफाइन मोलैलिटी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो है पर्पल में है सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज करके मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोली हुई है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ चेंज है तो वो हम उससे मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड by mixing 1 gram of ethanol with 100 gram of water, ठीक है। एथेनॉल यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चीज़ें लिख लेते हैं। मैस, ठीक है, सबसे पहले तो आपने जब अटेम्प्ट करेंगे तो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो आप ऑलरेडी आप याद कर चुके हैं 2013 के पेपर में, इसलिए हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आप उसको लिख के और फिर आप इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। मास ऑफ एथेनॉल जो है हमें गिवन है 1 ग्राम, फिर मोलर मास गिवन है 46 ग्राम, ठीक है, इसको हमने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है, यानी एक कार्बन का 12 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हाइड्रोजन का 1 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक ऑक्सीजन का 16 है उसको 1 से करेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन टोटल 6 हैं उसको हमने यहीं पे कर लिया, ठीक है, तो ये 46 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर ग्राम्स में दिया हुआ है, उसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कर लेना है, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट पुट होता है, सॉल्वेंट, सोल्यूशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास NaOH है तो हमने NaOH लिख लिया, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH और मल्टीप्लाई बाय 1/वॉल्यूम इन केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर लगाना है और केजी में लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका स्टेप है, देखें मास भी 1 ग्राम था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है वो इसका 46 था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ये 1 है, डिवाइडेड बाय 0.1 जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का आया हुआ था, ठीक है, तो ये 0.217 मोलल आ गया, तो मोलल के लिए स्मॉल m यूज़ करते हैं, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये देखें, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं 10th चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बॉइलिंग पॉइंट वाला या फिर फ्रीजिंग पॉइंट वाला या वेपर प्रेशर वाला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला आ जाता है। तो यहाँ पर देखें लॉन्ग क्वेश्चन में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूटिलाइज करते हुए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड या डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, तो उस वक्त क्या होता है, ठीक है। इसका हमें पीछे हमने इसकी वो देखी हुई है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इस वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप हो रहे थे उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने अपनी वर्डिंग में जो है वो लिख देनी है कि यहाँ पर जब हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। जो सरफेस पे प्रेजेंट थे ना वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसकी सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही थे, ठीक है, तो वो ज़्यादा इवेपोरेट हो सकते थे। लेकिन जब हमारे पास सॉल्यूट भी आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे पास यानी इसके ऊपर जो है वो इस पिक्चर में थोड़ा अच्छे से जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे तो हमें वेपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा थी। लेकिन जब यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रेड में आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं, तो जिसकी वजह से आप देखें सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया